जादुई लकी लॉकर। चंद्रपुर नाम के एक गांव में सेशु नाम का एक आदमी रहा करता था। वो बहुत ही आलसी था। उसको मेहनत करके कोई भी काम करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। हमेशा लोगों को झूठ मूठ की बातें कहकर धोखा देकर पैसे कमाया करता था। इस तरह एक दिन उसके पास कोई पैसे नहीं थे। सारे पैसे उसने खर्च कर दिए थे। सिर्फ 100 रुपये ही उसके पास बचे थे। वो 100 रुपये लेकर वो अब्दुल की दुकान के पास जाता है और अब्दुल से एक अतर की बोतल खरीदता है और फिर 4 खाली बोतल लेकर वो अतर उन बोतलों में डाल देता है। फिर एक सड़क के किनारे खड़ा हो जाता है और उन बोतलों को बेचने लगता है। जोर जोर से ये चिल्लाने लगता है कि ये अमेरिका से लाया हुआ सेंट है, किधर भी क्यों न ढूंढ ले, ऐसा सेंट किसी को कहीं नहीं मिलेगा। और उस बोतल की कीमत 4000 रुपयों का एक बोतल है, लेकिन वो सिर्फ 2000 रुपये में ही देगा। इस तरह वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। सुनो भाई, ये तुम 4000 रुपयों का 2000 में क्यों बेच रहे हो? और हम तुम्हारी बात पे विश्वास कैसे करें? अरे साहेब, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, इसीलिए इतने कम कीमत में बेच रहा हूँ। दया करके मेरी सहायता कीजिए। इस तरह सेशु की कही बातें सुनकर लोगों ने उसकी बातों पर विश्वास कर लिया था और फिर कुछ लोग आकर उससे वो सारी बोतल खरीद कर ले गए थे। इस तरह 100 रुपयों से शुरू करके उसने पूरे 8000 रुपये कमा लिए थे, क्योंकि वो बातें ही ऐसी किया करता था जिसके जाल में अच्छा सा अच्छा आदमी भी फंस जाए। फिर सेशु को एक दिन ये ख्याल आया कि ऐसे छोटी छोटी चीजें कब तक करता रहूंगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसे बहुत सारा पैसा कमाने में बहुत ज्यादा वक्त लगेगा। फिर उसने सोचा कि कोई बहुत बड़ा काम करे जिससे उसकी पूरी जिंदगी बन जाए। यही सब सोचता हुआ वो सड़क के किनारे चल रहा था। फिर अचानक उसने एक बैंक देखी थी। वो बैंक बहुत पुरानी थी और कई सालों से बंद पड़ी थी। सेशु ने सोचा कि अंदर जाकर देखता हूँ कि अगर कोई काम की चीज हो जाए तो उसे लेकर आ जाऊंगा। ये सोचकर वो उस बैंक के अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद उसे एक बहुत ही पुराना लॉकर नजर आता है, जिसे देखकर उसके दिमाग में एक ख्याल आया था। उसने सोचा कि उस लॉकर के बहाने वो बहुत सारा पैसा कमाएगा। ये बैंक तो बहुत पुरानी है और कब की बंद पड़ चुकी थी। अब इस लॉकर को मैं अपने घर लेकर जाऊंगा और सारे लोगों से ये कहूंगा कि इस लॉकर में बहुत सारा पैसा और सोना पड़ा है। फिर इस लॉकर की नीलामी करूंगा। जो बहुत अच्छी बोली बोलेगा उसको बेचकर अच्छा दाम लेकर यहाँ से भाग निकलूंगा। उस पुराने लॉकर को बैंक से ले जाकर अपने घर में रखता है और गांव में जितने भी अमीर लोग रहते थे उन सारे लोगों से ये बात कहता है कि उसके पास एक बहुत पुराना लॉकर है जिसको उसके दादाजी ने दिया था और उस लॉकर में बहुत सारा पैसा और सोना भी भरा पड़ा है। लेकिन वो सारा पैसा वो नहीं ले सकता, क्योंकि उससे किसी स्वामी जी ने कहा था कि अगर वो सारा पैसा वो ले लेगा तो उसके जान को खतरा हो सकता है। इसीलिए वो पैसा वो ले नहीं सकता, जिसके कारण वो उसके लॉकर की नीलामी करना चाहता है। ये बातें सुनकर सारे लोगों ने उसकी बातों पर विश्वास भी कर लिया था और सारे अमीर लोग उसके लॉकर की नीलामी के लिए हाजिर हो गए थे। सेशु ने एक झूठे स्वामी को भी अपने पास ही बैठाया रखा था ताकि किसी को कोई शक न हो जाए। मेरे लॉकर की नीलामी शुरू होती है 6 लाख रुपयों से। मेरी बोली 7 लाख रुपये, 8,50,000 रुपये, 9 लाख रुपये। इस तरह उस लॉकर की नीलामी शुरू हुई थी। वहां आए हुए लोगों में एक आदमी था जो पहले ही सेशु से धोखा खा चुका था। उसने सोचा
कि ये भी शायद कोई उसकी चाल ही होगी, इसे तो पुलिस के हवाले करना चाहिए। फिर वो आदमी वहां से उठकर चला जाता है। 13 लाख रुपये। इस तरह एक आदमी 13 लाख की बोली बोलकर रुक जाता है। 13 लाख के आगे किसी ने कुछ नहीं कहा था। फिर सेशु ने 13 लाख 1, 13 लाख 2 और 13 लाख 3 इस तरह 3 बार कहने के बाद वो लॉकर उस आदमी को 13 लाख रुपयों में बेच देता है। और फिर बहुत ही खुशी खुशी वो सारा पैसा लेकर सेशु और वो झूठा स्वामी दोनों वहां से भाग निकलते हैं। फिर जिसने वो लॉकर खरीदा था वो उस लॉकर को खोलकर देखता है। उस लॉकर में सिवाय एक कागज के टुकड़े के कुछ नहीं था। फिर वो आदमी उस कागज पर जो लिखा था वो पढ़ता है। अरे पागल कहीं के, कोई कुछ भी बोल ले विश्वास कर देते हो क्या? अभी देखा विश्वास करने का नतीजा। इस तरह सारा पैसा लेकर भाग रहे सेशु और उस झूठे स्वामी को गांव के सारे लोग मिलकर एक पेड़ से बांध देते हैं और फिर उन दोनों की खूब पिटाई करते हैं। इतने में पुलिस भी वहां पर पहुंच जाती है और फिर सेशु और उस झूठे स्वामी दोनों को ही गिरफ्तार कर लेते हैं। जेल जाने के बाद सेशु ने अपने सारे जुर्म कबूल किए थे। आशा करते हैं कि जेल की हवा खाने के बाद सेशु के अंदर कोई अच्छा बदलाव आए। जादुई टीवी का दूसरा भाग। पहले भाग में आपने देखा कि बहुत मेहनतों के बाद प्यारेलाल को उसकी पसंद की टीवी मिली थी, लेकिन वो उसे देखे बिना ही बेचारे की आत्मा उसके शरीर को छोड़कर चली गई थी। फिर उस टीवी में कैद हो गई थी। सोहम को पुरानी चीजों पे रहने वाले प्यार की वजह से उसने उस पुराने टीवी को अपने कमरे में ले जाकर रखा था। सोहम प्यारेलाल का परपोता था। उसके कमरे में पड़ी पुरानी सी एक घड़ी की वजह से उसकी आत्मा को शक्ति मिली थी, लेकिन अब उस घड़ी को किसी और ने चुरा लिया था। तो चलिए देखते हैं कि अब प्यारेलाल और सोहम मिलकर क्या करते हैं। दादाजी, क्या सच में उस घड़ी के पास इतनी शक्ति होगी? हमारे ही गली के किनारे पर एक घर था। उन्होंने घर बदलते समय मुझे वो घड़ी दी थी, लेकिन जिसने ये घड़ी चुराई है उसको इस घड़ी से क्या काम होगा? पता नहीं बेटा, उस घड़ी में क्या माया होगी, वरना इतने सालों से कैद मेरी आत्मा को इतनी शक्ति कैसे मिलेगी? तो अब क्या करें दादाजी? अब ऋतिक रोशन का कोई पिक्चर देखते हैं। ओह, आप ऋतिक रोशन को भी जानते हैं? हाँ, जब से टीवियां आई है तब से सारे स्टार्स को मैंने देख लिया है। अच्छा दादाजी, बिना केबल के, बिना कोई नेटवर्क के, बिना पावर के आप ये टीवी कैसे देख लेते हैं? हमें इससे कोई काम नहीं होता। सैटेलाइट सिग्नल्स की तरह सोल लाइट सिग्नल्स हमारे पास होते हैं। ठीक है दादाजी, पहले ये बताइए कि हम उस घड़ी चुराने वाले को कैसे पकड़ेंगे? वही सोच रहा हूँ। हाँ, अगर उस चोर के घर में भी टीवी होगी तो मैं उसे पहचान लूंगा। अरे दादाजी, आज के जमाने में टीवी के बिना घर कहाँ होते हैं? हर घर में टीवी होती है। यहाँ आसपास जो भी टीवी देख रहा होगा मुझे उन सब का पता चल जाएगा। अभी हमारे घर में भी 2 टीवियां चल रही हैं और हमारे घर के सामने वाले मकान में भी एक टीवी चल रही है। वाह दादाजी, आपके सिग्नल्स तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसी तरह उस चोर का भी पता लगा लीजिए। वो चोर भी अगर टीवी देखेगा तभी मैं उसे पहचान पाऊंगा। फिर तो ठीक है दादाजी, रात में बिग बॉस शो सब लोग देखते हैं। उस चोर को हम तभी पकड़ेंगे। प्यारेलाल और सोहम दोनों रात होने का इंतजार करने लगे। अरे सोहम बेटा, ये कैसा तूफान है? गांव के सारे लोग टीवी देखने लगे हैं।
अब इतने सारे लोगों में मैं उस चोर को कैसे ढूंढूंगा? एक काम करता हूँ, पहले इस गली के ही लोगों को ढूंढता हूँ। ये कहकर प्यारेलाल अपनी आंखें बंद कर लेता है। फिर कुछ देर बाद अपनी आंखें खोलकर कहता है, सोहम, मैंने उस चोर को देखा है। तुमने कहा था ना कि इस गली के किनारे पर एक घर था। वो उसी के पास एक शेड में रहता है। दादाजी, यू आर अ सुपर हीरो। इतने सुपर पावर्स आपको मिले कैसे? वो तो मुझे भी पता नहीं। अब तुम जल्दी जाओ और उस चोर को पकड़ो। सोहम जल्दी से उस गली के किनारे वाले घर के पास जाता है। उस घर के बाहर वॉचमैन के रहने के लिए एक शेड बना हुआ था, जिसमें एक आदमी बैठा उस वॉच को रिपेयर कर रहा था। उसने सोहम को देखते ही घबराकर उठकर खड़ा हो गया। मैंने आपके बारे में हमारे घर वालों से कहा था। उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं पुलिस को बुला लूं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ मत कीजिए। ये घड़ी मैं आपको दे दूंगा। मैं कई सालों से इसी घर में काम कर रहा हूँ। उस घर में मैं हमेशा ये घड़ी देखता रहता था। मालिक ने भी मुझे कई बार इस घड़ी को ठीक करवाने के लिए दिया था, लेकिन ये कभी ठीक ही नहीं हुई। मैं जब भी इस घड़ी का वक्त बदलता तो वो फिर से 12 पर आकर रुक जाती थी। मैं यही जानना चाहता था कि ऐसा क्यों हो रहा है। मुझे उस घड़ी में कोई अलग सी ताकत नजर आती है। बस इसी को जानने के लिए मैंने इस घड़ी को तुम्हारे घर से चुराया था। मुझे माफ कर दो और ये घड़ी भी तुम अपने साथ ले जाओ। वो आदमी सोहम को घड़ी दे देता है। फिर सोहम उस घड़ी को लेकर वापस अपने घर पहुंचता है। दादाजी, उस आदमी ने मुझसे कहा था कि उसे घड़ी में कोई अजीब तरह की ताकत नजर आती है, इसीलिए उसने वो घड़ी चुराई थी। हाँ हाँ, तुम दोनों की बातें मैं यहाँ से सुन रहा था। ठीक है, तुम उस घड़ी के कांटे को एक पर चला दो। सोहम ने वैसा ही किया जैसा उसके दादा ने उससे करने को कहा था। घड़ी के कांटे को सोहम ने एक पर चलाया था, लेकिन वो एक ही पल में वापस लौटकर 12 पर आकर रुक गई थी। सोहम ने फिर से वो वक्त को बदला था, लेकिन वो घड़ी वापस 12 पर ही जा रुकी। ये क्या हो रहा है दादाजी? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या आपके सिग्नल्स को कुछ पता चल रहा है? नहीं, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। हाँ हाँ, तुम्हें समझ भी कैसे आएगा, क्योंकि तुम्हें तो 24 घंटे बस इस टीवी की पड़ी रहती है। मेरी तरफ तुम्हारा ध्यान कभी होता ही नहीं था। अरे सरस्वती, तुम इस घड़ी में कैसे आ गई हो? कितने सालों बाद फिर तुम्हारी आवाज सुनने को मिली है। क्या ये सब सच है? कोई मुझे भी समझाएगा प्लीज। जब तक जिंदा थे, बस इसी टीवी के खरीदने के लिए दिन रात मेहनत किया करते थे। रात के 12 बजे घर पहुंचते थे। एक दिन मुझे दिल का दौरा पड़ गया था। तुम्हारे बेटे ने मुझे अस्पताल तो पहुंचाया था। उस वक्त रात के 10 बज रहे थे। मेरी आखिरी इच्छा यही थी कि मैं एक बार जी भर के तुम्हें देख लूं, लेकिन तुम तो आए ही नहीं। और मैं इसी तरह यही इच्छा में मैंने दम तोड़ दिया था। फिर उस अस्पताल की एक दीवार पर लगी इस घड़ी में मेरी आत्मा चली गई थी। इस घड़ी में जब भी 12 बजते थे, मैं तुम्हारे आने का इंतजार करती रहती थी। लेकिन इतने सालों के बाद मेरे परपोते की वजह से इस घड़ी में कैद मुझे और उस टीवी में कैद तुम्हें विमुक्ति मिली है। लेकिन दादाजी ने तो कहा था कि उस घड़ी की वजह से ही उन्हें शक्ति मिली थी। टीवी में गहरी नींद सो रहे तुम्हारे दादाजी को मैंने घंटी बजाकर जगा दिया था। फिर उनसे कुछ बात करने से पहले ही उस लड़के ने आकर घड़ी चुरा ली थी। वाह दादाजी, दादी आपसे कितना प्यार करती है ना? इतने साल आपके इंतजार में वो एक घड़ी में कैद रही।
हाँ बेटा, इस टीवी को खरीदने के पागलपन में मैंने तुम्हारी दादी का ठीक से ध्यान ही नहीं रखा था, लेकिन आज तुम्हारी वजह से हम दोनों फिर से साथ हैं। प्यारेलाल ये कह रहा था कि उसकी आत्मा टीवी से बाहर निकल आई। घड़ी से दादी की आत्मा भी बाहर आ गई। फिर उन दोनों की आत्मा को शांति मिली और वो दोनों आसमान में उड़ते चले गए। ये देखकर सोहम थोड़ा परेशान तो हुआ था, क्योंकि ये सब उसे एक सपने की तरह ही लग रहा था। यकीन नहीं कर पा रहा था कि वहाँ क्या हो रहा था। लेकिन जो भी हुआ, दादा और दादी को मिलाने की खुशी सोहम को बहुत हुई थी। दैट्स रियल गाइस। हमें कभी किसी गैजेट से इतना प्यार नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि हम भी उसमें कैद हो जाएं।